दिवरुमपोला है जिसको माना जाता है कि वहाँ पे अग्नि परीक्षा हुआ था। So that's the side. Even आज के सिंगलर लड़कियाँ यानी लेडीज वहाँ पे जाते हैं to testify कि हम जो हैं हम अपने हस्बैंड के सिवा और किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है। We are very committed. श्रीलंका। अभी बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, श्रीलंका का मतलब है बुद्ध लंका। यहाँ पे भारत में श्री का मतलब है लक्ष्मी जनरली। हाँ जी। बट श्रीलंका में ये अर्थ है, श्री का शब्द जो शब्द है उसको मीन करते हैं बुद्धा। सो बुद्ध लंका। अभी स्थान शब्द कहाँ से आता है? वो तो संस्कृत शब्द है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, राजस्थान, यहाँ से स्थान शुरू होता है। कि ऐसा क्या हुआ कि लैंग्वेज खत्म ही हो गई इंडिया से? आई थिंक अब कुछ हजार few thousand people now in India speak संस्कृत on a daily basis. चाइना इज सो रिजिड अपने कल्चर के लिए और अपने लैंग्वेज के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए, वेरी रिजिड एंड वेरी हार्श कि भाई यहाँ पे चीज़ें होगी। सोच के देखिए 3400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंद्र, मित्र, वरुणा और नसत्य, इन 4 गॉड्स, इन 4 को हम साक्षी मान रहे हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। यस, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा एंड ही फाउंड द ग्रेविटी। बट ग्रेविटी ऑलवेज एक्सिस्टेड। क्या उनके पहले किसी ने इसको अच्छी तरह से समझा था? बिल्कुल समझा था। आप भास्कराचार्य के राइटिंग्स देख सकते हैं। भास्कराचार्य अपने किताब में लिखते हैं ऑफ अ स्पिन व्हील। नमस्कार दोस्तों, अखिल कुठारी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ फॉर द थर्ड टाइम ऑन द पॉडकास्ट चंद्रू रमेश जी है। ही इज़ एन हिस्टोरियन एंड एन ऑथर। हमने इनके साथ लास्ट 2 एपिसोड्स करे थे जो बहुत अच्छे गए थे। उसकी कुछ रील्स बहुत वायरल गई थी, कुछ कंट्रोवर्शियल भी गई थी। तो आज हम एक और पॉडकास्ट इनके साथ शूट करने आए हैं जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन रमेश भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, सो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद a very interesting topic that we've had discussed earlier, which was कि when we travel abroad we see a lot of hints of ancient India in a lot of these countries. Like I mentioned Indonesia and you said that's just the start. There is so much more to it. उसके अलावा जो एक चीज़ मैंने रिसेंटली एक अभिजीत चावड़ा की वीडियो थी, आई सॉ दैट, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आउट ऑफ अफ्रीका मूवमेंट जो इनिशियली हुई थी, द फर्स्ट मूवमेंट, उसके बाद जो सेकेंड मूवमेंट हुई थी वो आउट ऑफ इंडिया हुई थी। और उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल जोग्राफिकल ट्रेसेस, DNA ट्रेसेस भी मिलते हैं। तो फिर उसके बाद आपने कहा था कि जो इंडियन गॉड्स हैं उनका रेलेवेंस और उनकी चीज़ें हमें दुनिया के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मिलती है, उसके एविडेंसेस। सो कैन यू टेल मी कि क्या ये दोनों चीज़ें जो मैंने बोली ये लिंक्ड है? इफ़ यू कैन एक्सप्लेन टू मी दिस इन मोर डिटेल। या सो जनरली एकेडमिकली स्पीकिंग ये माना जाता है कि भारत का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट नेटिव टू द लैंड। मतलब इसका 2 पर्सपेक्टिव है। एक कि दोज हु आर रेजिडेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भारत के मूल निवासी थे, एंड देयर इज़ अनदर ग्रुप कॉल्ड द आर्यंस हु केम फ्रॉम आउटसाइड, और इन्होंने इन्वेड किया और भारत में हल्ला मचाया और दे ब्रॉट द वैदिक रिलीजन। एंड ये थियरी ब्रिटिश ने फ्लोट किया था पहली बार। हालांकि इसके साइंटिफिक एविडेंसेस से भी ज़्यादा साइंटिफिक डिस्क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, बट स्टिल दिस वाज फ्लोटेड अराउंड कि आर्यंस हैव इन्वेडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये एक थियरी है, राइट? सो ये जनरली एकेडमिक्स में बिलीव किया जाता है दैट आर्यंस हैव केम फ्रॉम आउटसाइड। बट अगर आप इसके एविडेंसेस को स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड दैट इट्स मोस्ट लाइकली दैट इट्स द अदर वे अराउंड, दैट यहाँ से लोग गए हैं एंड दे हैव इम्पैक्टेड मेनी कल्चर्स अक्रॉस द ग्लोब, राइट? मैं बोस्ट ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों दिशा में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इन द ईस्टर्न साइड हमें तो पता ही है साउथ ईस्ट एशिया कैसे, वी हैव इंडोनेशिया में कई सारे एंशिएंट टेम्पल्स है, वो तो अभी रिसेंट 1500 2000 ईयर्स के अंदर जो भी क्रिएट हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव द चोलास हु यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग टू दीज countries, Southeast Asian countries. Yeah, they used to go there, they used to rule these places. वहाँ पे बहुत impact है culture का। हालांकि लोग उसको अभी recognize ज़्यादा करते नहीं हैं, या there is a deliberate attempt to not portray it in the public. That is यहाँ के लोग नहीं करते या वहाँ के लोग? वहाँ के लोग। अच्छा, ओके।
right, in some countries, and some countries are okay with it, right, even though they are not following Sanatan Dharma, but still they are okay with it. तो दोनों है. And then you come to the south. South में देखिए श्रीलंका है. बिल्कुल. श्रीलंका is connected to रामायण, and उसका हिस्ट्री भी बहुत पीरियड बहुत प्राचीन है. श्रीलंका में there are many रामायण sites, right, रामायण sites आज भी हैं जो भारत से लोग जाते हैं फॉर रामायण टूरिज्म, राइट, रामायण टूरिज्म जाते हैं. रामायण ट्रेल होता है, इनफैक्ट मैं भी ऑर्गेनाइज करता हूँ कभी कभी, मेरे नियर एंड डियर वंस के लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ. तो वी गो टू दीज प्लेसेस इन डिफरेंट प्लेसेस, लाइक वी हैव विभीषण's पैलेस, मतलब द प्लेस वेयर विभीषण पैलेस वाज देयर, वो उसका शहर का नाम है केलनिया, राइट. वो केलनिया आता है कल्याणी नाम से, तो सिंहला भाषा में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे कई सारे साइट्स हैं जो आज भी रामायण के रिमाइंडर्स हैं. दिवरुम पोला है जिसको माना जाता है कि वहाँ पे अग्नि परीक्षा हुआ था, राइट. सो दैट्स द साइट. इवन आज के सिंगुलर लड़कियाँ यानी लेडीज वहाँ पे जाते हैं टू टेस्टिफाई कि हम जो हैं, हम अपने हस्बैंड के सिवा और किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, वी आर वेरी कमिटेड, राइट. तो वो दिखाने के लिए. एंड ऑल्सो देर इज़ अदर साइट्स लाइक सीता एलिया विच इज़ द प्लेस वेयर अशोक वन, जो हम रामायण में अशोक वन बोलते हैं, दैट इज़ द प्लेस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अशोक वन. तो कई सारे साइट्स हैं श्रीलंका में. तो श्रीलंका का इम्पैक्ट हमेशा भारत पे रहा है. बट द नेम इज़ इंटरेस्टिंग. अब अगर आप नाम इसका देखेंगे, द नेम इट वॉज ओरिजिनली नोन एज सिंहला द्वीपा. सिंहला द्वीपा, महाभारत में भी इसका ये नाम है. एंड देन अंग्रेज़ों ने इसको कर दिया सिलोन. हाँ जी, सिलोन कर दिया. एंड सिलोन के बाद कुछ टाइम के बाद वो बन गया श्रीलंका. अभी बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, श्रीलंका का मतलब है बुद्ध लंका. ओके. यहाँ पे भारत में श्री का मतलब है लक्ष्मी जनरली. हाँ जी. बट श्रीलंका में ये अर्थ है, श्री का शब्द जो शब्द है उसको मीन करते हैं बुद्धा. सो बुद्ध लंका. ओके. सो एनीवे, सो दैट इज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बट उनका जो रूट्स है वो भारत से कनेक्टेड है. और इवन बुद्धिज्म भी भारत से गया है वैसे. बिल्कुल. तो देन यू गो टू द नॉर्थ, right, then you find many places which are connected to we find ancient evidences of Mahabharat manuscripts being found in Chinese provinces, like western Chinese provinces mein we have places. If I remember correctly, the manuscript's name is Spitzer manuscript. Okay. Right? तो ये वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है, which is around 2000 years old. इसमें महाभारत के श्लोक आप देख सकते हैं. अच्छा, उस जगह पे. And also there is lot of evidences related to the migration of peoples from here, and उन्होंने कैसे वहाँ पे कल्चर को इम्पैक्ट किया. एंड बुद्धिज्म तो वैसे ही है ही है चाइना में. देन यू कम टू द वेस्टर्न साइड, वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. 19% तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान. देन यू हैव अफगानिस्तान. देन यू कम टू ईरान. ईरान में अगर आप देखेंगे, बहुत ही एक फैसिनेटिंग एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि इट डजंट प्रूव आर्यन इन्वेजन, रादर इट शोज कि यहाँ से लोग गए हैं, भारत से लोग गए हैं एंड इम्पैक्टेड वेस्टर्न रीजन्स, वेस्टर्न कंट्रीज. उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशंस. ठीक है, मैं एक सिंपल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ. एक फेमस हिस्टोरियन है भारत की, तो वो बोलते हैं कि ओरिजिनल नदी जो था, एक फेमस नदी है अफगानिस्तान एंड ईरान में, जिसका नाम था हरकवती. ठीक है, हरकवती, व्हेन these Aryans came into India, they mispronounced it as Saraswati. Okay. They came from west. तो जब वो आ रहे थे अफगानिस्तान एंड ईरान, उस रीजन से आ रहे थे आर्यंस, तो उन्होंने ये नदी देखा जिसका नाम था हरकवती, एंड दे कैरीड फॉरवर्ड इट इनटू इंडिया एंड दे नेम्ड वन रिवर कॉल्ड एज सरस्वती. ओके. ये लॉजिक है. बट आप देखिए ये लॉजिक कितना मतलब वियर्ड है, अनसाइंटिफिक है. बिकॉज व्हेन यू सी द वर्ड हरकवती, राइट, इट डजंट मेक मच सेंस. चलो उनके लैंग्वेज में सेंस क्रिएट हो सकता है, हुआ होगा, बट द शब्द ह इज देयर इन संस्कृत ऑल्सो. सो व्हाई इज देयर अ नीड टू चेंज इट इनटू सरस्वती? ये आप देखिए. वेयर एज फ्रॉम इंडिया इफ यू गो देयर टू रीजन्स ऑफ ईरान, पारसी रीजन्स, तो वहाँ पे ये सरस्वती को हरकवती मिसप्रोनाउंस होने का बिल्कुल चांसेस है. क्यों? बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ मिसप्रोनाउंसिएशन लाइक दिस. यस, दैट्स ट्रू. राइट, सिंधु बिकेम हिंदू एंड सो ऑन. हाँ, मतलब वहाँ का यहाँ क्यों मिसप्रोनाउंस होगा, यहाँ का वहाँ जाके मिसप्रोनाउंस हो सकता है. यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ह है और वो स बार बार मिसप्रोनाउंस करते थे. इसका रिकॉर्डेड एविडेंस कई सारे हैं हमारे पास. सिंधु हिंदू बेहतरीन एग्जाम्पल. हाँ जी, बिल्कुल सही. राइट. सो वैसे ही सरस्वती हैज बीन मिसप्रोनाउंस्ड एज हरकवती.
Okay. दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यू कैन हैव. सो इससे ये समझ में आता है कि देर इज़ अ माइग्रेशन फ्रॉम हियर टू द वेस्ट एंड नॉट द अदर वे अराउंड. तो टू से दैट ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन पहले था एंड देन उसके बाद वैदिक रिलीजन क्रिएट हुआ, वो ज़्यादा मैच नहीं होता है, फिट नहीं होता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग. क्रोनोलॉजिकली अगर आप उसको मैप करके देखेंगे इट डजंट फिट वेल. सो दैट्स वन कॉन्टेक्स्ट. और अगर आप पारसी रिलीजन को स्टडी करेंगे, पारसी कल्चर को स्टडी करेंगे, फ्रॉम द नेम पारसी राइट, दैट कम्स फ्रॉम पार्श्वा. ओके. वेदास में आप देख सकते हैं देयर इज अ शब्द कॉल्ड पार्श्वा, द पार्श्वा ट्राइब. ओके. तो ये पार्श्वा ट्राइब बन गया पारसी, और यहीं से वो शब्द आता है पर्शिया. ओह, राइट, प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम बहुत फेमस है. बिल्कुल, हमने बचपन में पूरी वही गेम खेली है. Yes, so that word comes from Vedas and it's also there in other literatures like Mahabharata and many other literatures. तो एक historical tribe था जिसका नाम था Parsi and Parshva. It comes from Parshva. Then you go further, Yavana. Then we have another tribe which is called as the Yavana tribe. Right? Yavana शब्द जो है when you mispronounce it, it becomes Yauna. Okay. Right? Yauna. Then eventually it becomes Iona. राइट, इयोना. एंड देयरफॉर आप देखिए यवनास का एक सिटी था इन टर्की, एंशिएंट टर्की. राइट, उस शहर का नाम आज भी नाम है इयोना, IONA, इयोना. तो ये यवना ट्राइब जो है यहाँ से दे हैव गॉन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, वेस्टर्न रीजन्स. तो यवना का एग्जाम्पल है. एंड देयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द द्रुह्यूस. भारत में एंशिएंट पीरियड में महाराज ययाति के 5 पुत्र थे. Right, it's mentioned in many ancient literatures that there was a king named महाराज ययाति. उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्र था जिसका नाम था द्रुह्यू. और द्रुह्यू का और अदर बेटों के, मतलब द्रुह्यू के वंशज और बाकी बेटों जो वंशज थे, इनके बीच में बनता नहीं था. अच्छा. तो द्रुह्यू के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो वंशज हैं, दे माइग्रेटेड, शिफ्टेड फार एंड सेटल्ड ऑल द वे अप टिल यूरोप. तो इसलिए यूरोप में आप देखिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड एज Druids. Druids. BRUIDS. Okay. Druids. भाई Druids कौन है? Druids had very similar practices as the Bharatiyas. Okay. Right? Druids used to rule Northern Europe, Denmark and parts of United Kingdom. Right? All these different regions they used to rule. और Druids के culture में आप देख सकते हैं there is a fascinating evidence of worship of पशुपति. Okay. पशुपति के कार्विंग्स मिले हैं वहाँ पे. अच्छा. 2007 डेनमार्क में. Okay. शहर का नाम है गंडरस्टुप कालरॉन. ओके. वाओ. ठीक है. और अगर आप उस पशुपति को केयरफुली स्टडी करेंगे, एग्जैक्टली देयर इज द वे इट हैज बीन डिपिक्टेड इज वेरी सिमिलर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके. इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके से पशुपति को दिखाया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरीके, मतलब बहुत सिमिलर है. राइट. और वहाँ पे आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं विच इज़ दी लीव्स ऑफ द अश्वत्था पेड़ जो है. हाँ जी. राइट. तो इस अश्वत्थ पेड़ के जो पत्ते हैं उस कार्विंग में दिखाए गए. ओके. वहाँ पे तो अश्वत्था है ही नहीं, यहीं पे मेंशन है. राइट. सो इट्स अ क्लियर एविडेंस दैट देयर इज माइग्रेशन फ्रॉम हियर टू देयर. यहाँ से लोग गए हैं अपने कल्चर को, अपने वर्शिप मेथोडोलॉजीज को, राइट, अपने नॉलेज सिस्टम्स को कैरी फॉरवर्ड किए. एक और भी था, दिस इज़ मच लेटर बट मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पर, कि जो रोमानी लोग हैं वो भी सारे राजस्थान और पंजाब से निकल के आई थिंक यूरोप गए थे. एंड वहाँ पे इतनी बड़ी रोमानी पॉपुलेशन है पूरी की पूरी. रोमानी पीपल आर द जिप्सीज. तो जो ये थ्योरी आई इंडिया में, इसको ब्रिटिशर्स लेके आए थे. सो ये रेस थ्योरी का हिस्ट्री आप स्टडी करेंगे, इट इज़ प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, राइट, टू क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिवाइड्स विद इन दिस कंट्री. क्योंकि ब्रिटिश का पॉलिसी यही था, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल. तो ये इतना डेंजरस है फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू that it can actually divide countries, it can divide people, it can create wars, it can create conflicts. अब देखिए पूरे अफ्रीका में how many countries got created in a very short period of time. Yeah. Right, the entire continent was so divided. आज कितने countries हैं? And even if you see the way they have been divided, if you look at the map of Africa, literally उन्होंने जैसे स्केल से लाइन नहीं बनाते, वैसे लाइन बना के पूरी कंट्री को तोड़ा हुआ है. तो the context of that is that लोगों के बीच में डिवाइड क्रिएट करना ज़रूरी था. क्योंकि व्हेन यू हैव अ मास पॉपुलेशन हु इज़ यूनाइटेड और उसको आपको राज्य करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है. तो रेस, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज,
आइडेंटिटी या आपका जो लीनिएज है, इवन भारत में भी होता है ना, मैं इस जात से हूँ तो मैं इस जात वाले से मिलूंगा नहीं, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो वो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ डिवाइड दैट हैज़ बीन इंस्टिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड. तो अगर आप उसकी केयरफुली उसकी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, लॉट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बीन केयरफुली प्लान्ड एंड मेटेड आउट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड. और इनफैक्ट ये इतना स्ट्रैटेजिकल था दैट आई वुडंट से दैट इससे बड़ा डैमेज पहले भी नहीं हुआ था जितना ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हुआ था. 1835 का एक रेफरेंस है, मैकोले का एक कोट है जिसको आप अगर देखेंगे क्लियरली वो दर्शाता है, जिसमें वो बताता है कि हमें ऐसे एक क्लास क्रिएट करना है, दे विल लुक इंडियन राइट बट बाय देयर थॉट्स एंड बाय देयर उनकी जो चेतना है पूरा ब्रिटिश है. मैं उसका एग्जैक्ट कोट आपको पढ़ के बताता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. I feel with them that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. तो क्लियरली किस तरीके से एक अलग ही तरीके के लोग क्रिएट करे जाए जो बेसिकली उनके और जो मिलियंस इनको वो रूल करे उनके बीच के इंटरप्रेटर्स हो एक तरीके के. एक इंटरप्रेटर्स बोल सकते हैं, या यू वुड से दैट दे आर काइंड ऑफ गुलाम ऑफ द ब्रिटिश, गुलाम ऑफ द कॉलोनियल्स. और हमें ऐसा लग रहा है कि दीज आर द बॉसेस. हमें तो नहीं लगा, हम तो क्योंकि हमें तो डिवाइड कर दिया गया, हमें तो तोड़नी शुरू कर दिया गया. यस, तो हमारे लिए यही था, यही सेंट्रल पॉइंट थे जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है. अंग्रेजों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता नहीं था. सो दीज पीपल हेल्ड पावर राइट. इनके हाथ में पावर था, इनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी था, इनके हाथ में दे वुड डिसाइड हाउ द कंट्री वुड फंक्शन, व्हाट फूड यू विल ईट, व्हाट वुड बी द इकोनॉमी, एंड पूरा जो भी चीज़ है इट इज़ मैनिपुलेटेड फ्रॉम द टॉप. So that's one thing which we have to see from the context of how it is continuing even to. I was coming to that only, that the seeds of this whole planning by the British and the colonialism we still see in India today in a lot of aspects. So can you touch more upon that? That how are these thoughts in our systems, whether it is education, whether it is society, still relevant? देखिए, अगर आप जैसे मैं अपने बेटे के लिए स्कूल्स में जा रहा हूँ एजुकेशन के लिए, उसको स्कूल में भर्ती करने के लिए. अच्छा, ओके. तो वन थिंग आई सी इज देयर आर सम स्कूल्स विच आर ट्रेडिशनल टू सम एक्सटेंट एंड ऑल्सो मॉडर्न टू सम एक्सटेंट. मतलब देयर आर फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ इट. Okay. ठीक है. Can you give an example of that? आई कैन नॉट नेम द स्कूल्स. No. Without naming the school, I'm asking for how they are. या लाइक फॉर इंस्टेंस वही अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ. दे आर अ क्वासी फ्यूजन बिटवीन modern education and also they are promoting ancient Indian tradition. इसका एग्जाम्पल है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे then you will find that there is a lot of glorification of some colonials also. Okay, some colonials कि ये बहुत अच्छे रूल करते थे and all that, but they don't know the black side of that person, dark history of that person पता नहीं है. On the other side they also say that Aryabhatta was the greatest mathematician. Okay. Bhaskaracharya was an amazing astronomer. Brahmagupta did magical contributions to ancient Indian astronomy. तो lot of things, वराह मीरा के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, but they also glorify some colonials और some scholars who promoted colonialism. चाहे वो मैक्स मुलर हो, विलियम जोन्स हो and all that. So they are like a quasi. And some schools are outright anti-India, anti-traditional. मतलब वो दिखाएंगे नहीं, but they promote figures and personalities who have been very divisive, and उनका पूरा mindset रहा है to exploit this country, to exploit the people, right? Whereas you will never promote the ancient Indian greats. No, but I have a question in this. Yeah. The schools, this is a responsibility of our education system or the schools itself, because the books, अगर बोर्ड अलग है then it's a different thing, but if there is a CBSE board, the same thing will be taught in school A and school B. Yes. What you are saying is that there are boards in India which are anti-India, is what you're trying to say? Not exactly. To some extent I am saying that also, but मैं ये बोल रहा हूँ कि if you see the way the school has been planned out from its architectural point of view, Okay. उसकी बात कर रहा हूँ. Okay. And when it comes to actually teaching the curriculum, चाहे this government is so pro धार्मिक and
जो भी वो कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, धार्मिक कंटेंट लाने की, प्रो भारत कंटेंट लाने की, बट स्टिल इट ऑल कम्स डाउन टू द पॉइंट व्हाट द टीचर वांट्स टू टीच टू द स्टूडेंट्स. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. राइट. अगर टीचर ये चाहती है या चाहता है कि मैं इस कंटेंट को बताऊंगा या बताऊंगी, बट एट द एंड आई विल ऐड अ स्पाइस कि एक्चुअली ना ये रियलिटी नहीं है, हाँ. इससे भी ज़्यादा एडवांस वेस्टर्नर्स थे हम, वी डिजर्व टू बी कॉलोनाइज्ड. अच्छा. ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं जो बोलते हैं ओपनली कि भारत के लिए सबसे बेहतर चीज़ हुआ था कि हम 1000 साल के लिए कॉलोनाइज या इन्वेडेड थे. एंड वी हैव पीपल इन दिस कंट्री हु रियली बिलीव दैट वे. वो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ था. अगर वो आते नहीं तो हमें एजुकेशन थोड़ी ना मिलता, अच्छा. हमें थोड़ी ना अच्छे यूनिवर्सिटीज़ मिलते. जबकि हम पूरे दुनिया को एजुकेट करते थे उससे. एग्जैक्टली. अगर आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ कोर्स कई सारे थे, बट फेमस मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ. एक है नालंदा, दूसरा है तक्षशिला, विक्रमशिला, सबको पता ही है. बट आप उसका डेटिंग देखिए, जिस डेट पे नालंदा ख़त्म होता है अराउंड 10, 11, 12 सेंचुरी में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है भारत में. और सबसे प्राचीन इंग्लैंड का यूनिवर्सिटी कौन सा है? टू माई रिमेम्बरेंस इट्स केम्ब्रिज. केम्ब्रिज, या केम्ब्रिज 12th सेंचुरी. हाँ, केम्ब्रिज ही है. यस, राइट. 12th सेंचुरी के आसपास. तो आप देखिए एट दिस पॉइंट अराउंड 1000 years बैक यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही बुरी तरीके से इट गेट्स स्टॉप्ड, इट गेट्स विथहोल्ड और इट्स बीइंग अटैक्ड. और वहाँ पे पूरा क्रिएट होना शुरू हो गया है. सो वी आर फेसिंग अ डाउनफॉल और उनका होता है अपराइजिंग. So that's where the whole game has changed. Otherwise from the GDP point of view आप देखिए 1000 CE मतलब 1000 साल पहले India was the world's largest economy. भारत पूरे विश्व सोने की चिड़िया बोलते थे. हाँ, अभी रिसेंटली विलियम डैडली, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिम राइट, डैलिलिम्पल, फेमस हिस्टोरियन है. तो वो बोलते हैं कि यहाँ से, भारत से, इंडिया से अगर एक शिप चीज़ें भर के लेके जाते थे, it was so much of wealth that you could become the Elon Musk of that time. Oh. एक शिप काफ़ी था भारत से चीज़ें लेके जाने के लिए, like the pearls and the diamonds and the wealth of those things. इतना चीज़ें था यहाँ पे, इतना wealth था यहाँ पे that it could make you the Elon Musk of that period. तो आप सोच के देखिए, it was a very wealthy land, very wealthy land. Otherwise why everybody is so attracted? इतना क्या था इस देश में कि हर कोई यहाँ पे आना चाह रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे राज्य करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वी हैड सो मच. दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. अगर आप ये 1000 साल के पीरियड को देख लेंगे, अगर यहाँ पे इन्वेजन नहीं होता, अगर इफ़ वी वर सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग आवर लैंड्स, इफ़ वी वर सक्सेसफुल टू स्टे यूनाइटेड, इफ़ वी वर सक्सेसफुल टू थ्रो अवे these invaders and colonials very quickly, इतना डैमेज नहीं होता. टुडे वी वुड हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होता, कई सारी चीज़ें होती. आज दिमाग दिख रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, इफ़ यू सी टॉप सारे इंडियंस ही हैं, राइट. तो ये हम अपने ब्रेन्स को सेल कर रहे हैं बाहर. वी आर सेलिंग आवर ब्रेन्स. एंड चाइना का इतना ब्रेन ड्रेन नहीं है जितना हमारा है. नहीं. एज वी वर डिस्कसिंग कि चाइना इज एज फार एज a country which is being run very nicely, keeping their culture and tradition intact. I think China से ऊपर कोई country नहीं है इन सब चीज़ों में. Yeah, so brain drain is going on at such a massive pace in India. Yes, right? Even today. And the very small example is I feel it's little off topic from colonialism and everything, but I feel that I will actually, this is also linked actually. हमारी जो ब्यूरोक्रेसी आई, जिस तरीके से इनकी वर्किंग आई, जो इन्होंने जिस तरीके से गोरों ने हमें सिखाई दुनिया या लाइफ जीनी, आज भी उसी के सीड्स हम देख रहे हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि अभी भी लोगों को लगता है कि छोड़ के बाहर चले जाओ. अच्छे लोगों को लगता है कि यहाँ तो कुछ नहीं रखा. और उसका सबसे बड़ा कारण आप पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा मुझे लगता है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको दे सकते हो कि हमारा इतना ब्रेन ट्रेन हो रहा है. सो इट्स अ वेरी वेरी बिग रीज़न. एंड आई थिंक वो भी पार्ट ब्रिटिशर्स के टाइम से ही आया था, जो हमारा ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था और जिस तरीके की डेमोक्रेसी आई थी. मैं तो आई एम तो वेरी नाउ आई फील कि ये तो बहुत गलत हुआ जो भी हमारे साथ हुआ था. या और
इसके लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ऑल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एजुकेशन रोकनी चाहिए, बट ये हो गया था कि अपने नेटिव लैंग्वेजेस को, अपने जो मातृभाषा है उसको नीचा दिखाना या उसके बारे में डाउनग्रेडेड सोचना, दैट वाज something very detrimental. Because language is such an important part, one of the most important parts of any culture or civilization. अब आपने इंग्लिश को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया और जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस है उनको किल ही कर दिया। यस अब चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना जो है अपने सॉफ्टवेयर से लेके ऐप से लेके हर कोई चाइनीज लैंग्वेज, मैंड्रिन, हर चीज़, हर कोई मैंड्रिन में लेके आ रहा है। बट यहाँ पे इफ यू अगर आप हिंदी में बोलना चाह रहे हो या कोई रीजनल लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हो तो सिटीज़ में लोग क्या है, वाई यू आर स्पीकिंग इन दीज लो लैंग्वेजेस, अंग्रेजी में बोलो ना। कॉर्पोरेट में तो यही कल्चर है, बिल्कुल अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो तभी सिविलाइज्ड माने जाओगे। हाँ, ये आप ध्यान से बिल्कुल ये हमारी थॉट के अंदर घुसाई हुई है ये चीज़। यस, तो इसलिए ना अगर आप अंग्रेजी में बात कर पाते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहे हो तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म बिल्कुल है, तक हमारे डे टू डे लाइफ में दिखता है। बिल्कुल। एंड अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से स्टडी करके देखोगे तो आवर लैंग्वेजेस आर फार मोर एडवांस्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेसिक एग्जांपल है। अगर आप कोई भी शब्द ले लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स आर ओके। तो लैंग्वेज का क्या है, फोनेटिक एंड नॉन फोनेटिक लैंग्वेजेस होते हैं। मतलब जो लिखा है वो क्या ऐसे ही प्रोनाउंस किया जा रहा है या जो लिखा है वो अलग प्रोनाउंस किया जा रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल APPLE, एक्चुअली मुझे उसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए? एप्ले नहीं, अपले, हाँ अपले। बट हमें ये बताना पड़ता है अपने आप को, टीचर्स हमें सिखाते हैं, बट लिखा है बेटा APPLE, बट तुम्हें वो प्रोनाउंस नहीं करनी है, तुम्हें एप्पल है एप्पल। सो यू हैव टू से एप्पल। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ऐसे hundreds of words। बिल्कुल। तो संस्कृत ऐसा नहीं है, हिंदी ऐसा नहीं है, भारतीय भाषा ऐसा नहीं है, जो लिखा है वही बोला जाएगा। And it's straightforward, it's simple. That's very true. सही कह रहे हो। Yeah, and that is why many scholars agree कि हमारे जो languages हैं बहुत ही advanced हैं, refined हैं, so much so that it is also recommended कि best language है AI के लिए, कोडिंग के लिए भी, वही AI के लिए संस्कृत का कहा जाता है। Only thing is that आप संस्कृत को या any Indian languages को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, because संस्कृत का context क्या है, it is not used in day to day लैंग्वेज, यूज़ में ज़्यादा नहीं है, तो उस तरीके से आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे फॉर मेकिंग द रोबो स्पीक और मेकिंग द AI स्पीक। बट फंक्शनिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए इट इज़ वेरी सूटेबल। बट डिफिकल्टी यही आता है कन्वर्जन का, एक लैंग्वेज से दूसरा कन्वर्ट करो, ये वो, तो वो दिक्कत में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है वो रिसर्च। बट अगर संस्कृत आज एक एक्टिव प्रोमिनेंट लैंग्वेज होता, इट वुड हैव बीन एक्सेलेंट टू मेक सिस्टम्स इन संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, कितने सारे प्रोनाउंसिएशंस हैं, राइट, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने तरीके से चीज़, एक एक शब्द के लिए कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं समझने का, राइट, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स है, डेप्थ है उस शब्द के बीच, और कितनी लैंग्वेजेस और भी डिराइव होके वर्ल्ड ओवर में यूज़ हो रही है। बिल्कुल संस्कृत, बिल्कुल, राइट। आप देखिए फॉर एग्जांपल अलग अलग देशों का नाम देख लीजिए। पाकिस्तान, एक्चुअली वो स्थान है, स्थान नहीं है, स्थान, STHAN, पाकिस्तान, थान है वो। अफगानिस्तान, अब स्थान शब्द कहाँ से आता है? वो तो संस्कृत शब्द है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, राजस्थान, यहाँ से स्थान शुरू होता है। स्थान भारत में राजस्थान, एक्चुअली हम भारत में उसको राजस्थान नहीं राजस्थान बोलते हैं। यस, और वही उसको पाकिस्तान को पाकिस्तान कर देते हैं, राइट। सो हर इवन इफ यू सी एवरी जोग्राफिकली भी देख लीजिए, राइट, जोग्राफिकली भी मुल्तान क्या है? मूल स्थान है शहर का नाम। कई सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, राइट। तो ऐसे शहरों का नाम भी इट हैज़ बिकम मिसप्रोनाउंस, आज कुछ अलग ही दिख रहा है, राइट। यू कन्वर्टेड सो मच दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट। जैसे एक फेमस जोक बोला जाता है, एक आदमी था जिसके पास एक शर्ट था, वो फटता जा रहा था। अच्छा। तो यहाँ पे छोटा सा पैच उन्होंने सिलवाया, नया पैच डाला, फिर दूसरे पार्ट में फट गया तो यहाँ पे दूसरा पैच डाला, तो ऐसे कई साल यूज़ करता गया, पूरा पैचेस आ गया, राइट। तो उन्होंने बोला कि भाई एक यहाँ पे अलग सा पैच दिख रहा है, ये पैच क्या है?
तुमने सिलवाया क्या यहाँ पे? तो उसने बोला नहीं, ये ओरिजिनल है, हाँ, ये ओरिजिनल है, वही हुआ है हमारे लैंग्वेज के साथ, ये ओरिजिनल है, बाकी सब सिलवाया हुआ है। सिलवाया गया, एडेड है। सो वैसे ही हमारे जो कल्चर है और लैंग्वेजेस है, आइडेंटिटी है, इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इतना इम्पैक्टेड है कॉलोनियलिज्म से कि हम लिटरली जानते भी नहीं है कि क्या हमारा आइडेंटिटी था। गो बैक टू 500 ईयर्स, गो बैक टू 1000 ईयर्स, चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। और आज जो हो रहा है बांग्लादेश में इज़ ए क्लियर एग्जाम्पल। वहाँ पे हमारे ही लोग हमारे विरुद्ध हैं। बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ भारत, पार्ट ऑफ भारत, राइट। एक अलग अपने को देखते नहीं थे वो लोग 500 साल पहले। आज इतने कट्टर एंटी इंडिया बन गए हैं कि दे आर स्पीकिंग ऑफ कि खत्म ही कर दो, हम इंडिया को अटैक करेंगे, हम इंडिया के अगेंस्ट करेंगे। तो ये डेंजरस है कॉलोनियलिज्म। सेम विद पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान तो है ही है, उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ए थॉर्न इन योर नेक, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो कुछ कर ही नहीं सकते। बट ऑफकोर्स समथिंग कैन बी डन, बट बांग्लादेश इज़ डेफिनेटली टर्निंग आउट टू बी मोर एंड मोर ऑफ सरप्राइज। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा है बांग्लादेश का कॉलोनियल इम्पैक्ट, एंड जिस तरीके से लोग अपने कल्चर से डिस्कनेक्टेड है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप ले लीजिए द शब्द बांग्लादेश, बंग शब्द जो है वो वेदों में पाया जाता है। अच्छा। वंग जनपद, वंग किंगडम। आज they see themselves completely different from Bharat. Identity. Right, if you see from the political geography of ancient Bharat, उसमें they were an integral part of Bharat. Yeah, of course. Right, but ऐसा भी क्या हुआ है, due course of time, on and on and on, now they want nothing to do with Bharat. In fact, they have become so inimical to Bharat. So same thing I feel, not inimical, but in terms of identity, like when you go to Northeast, they will say that okay, we are Indians. Well, of course they are, but their identity is completely separated from the mainland of, say, this country. Why is that so? Is because they were more as a tribal population, always have had their own kind of culture and tradition, or why is that so? देखिए, every region in भारत has its unique history. Yeah. ठीक है, तो आप तमिलनाडु चले जाइए, आपको लगेगा कि कोई बहुत अलग ही वहाँ पे माहौल है। हाँ, बिल्कुल, राइट। एंड आप केरला चले जाइए, वहाँ पे एक यूनिक फ्लेवर है। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के हर एक रीजन में देयर इज़ अ यूनिक फ्लेवर टू इट। मैं कैसे देखता हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिजिकल अपीयरेंसेस, राइट। ऐसे क्रिएट किया गया है कि हमसे फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं। सो देयरफॉर वी हैव नथिंग टू डू विद द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे भी कुछ लोगों का है और वहाँ पे भी लोगों का है कि वी डोंट लुक सिमिलर टू दीज पीपल, और हम इनसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट वेरएस आप देख लीजिए, साउथ को देख लीजिए, नॉर्थ, वेस्ट एंड ऑल्सो ईस्ट, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, we are able to live together, very comfortably. ज़्यादा इशू नहीं है। All of India actually, मतलब not just north or south. In fact, including Bangladesh. Including Bangladesh, क्योंकि बीच में लैंड ऐसा इतना बड़ा लैंड चला गया ना, राइट, इतना बड़ा लैंड चला गया भारत के हाथ से। तो when you see, it is a gradual migration, gradual transition. When you go from एक रीजन से दूसरे रीजन जाओगे तो there is a transition of your physical appearances. Yeah, of course. That has nothing to do with the idea that आप भारत से belong नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। Right, because when you study the ancient literatures, when you study the cultures of those regions, सारे भारत से connected ही हैं, सारे भारत से connected ही रहे हैं। So this idea that they have to be different is again finds its roots in the colonialism. That was my whole point. That was it always there, this कि we are different? Because we मैं मतलब शायद बिल्कुल गलत हो सकता है ये बोलने में, बट जितना मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, मैं एक ही जगह गया हूँ नॉर्थ ईस्ट में, बाकी मैं नहीं घूमा हूँ। साउथ फिर मैंने ज़्यादा घूमा है। हम उनको इस तरीके से देखते हैं कि ये तो 100% इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ये भारतीय है, चाहे उनका कल्चर ट्रेडिशन, वो तो आप पूरे इंडिया में चले जाओ, हर स्टेट में बदल जाता है। But though on a larger scale we see as Bharatiya. Yes. But maybe some people in those states might not feel the same. So that is why it will come through the वही colonialism वाला part आ जाता है पूरा, है ना? Yeah, when you see those regions, what I understand is that
इट इज़ मोर ऑफ रेसिस्ट आइडेंटिटी जो ब्रिटिश ने क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर आप डिफरेंट दिखते हो तो यू शुड बी डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट बोलते हो तो यू शुड बी डिफरेंट, अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है तो यू शुड बी डिफरेंट, और अगर आपका कास्ट डिफरेंट है, कास्ट अगेन इज़ अ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट, तो अगर आपका कास्ट डिफरेंट है तो यू शुड बी डिफरेंट. तो अगर आप केयरफुली इसको स्टडी करके देखोगे तो इट ऑल कम्स फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड कि हम एक साथ यूनाइटेड नहीं रह सकते. अगर पूरा जो अफ्रीका आप देखेंगे, इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी पीसेस. अगर ये सारा रीजन यूनाइटेड रहता, इतना पावरफुल होता. बिल्कुल. तो कोलोनियलिज्म का यही चीज़ है, दे डोंट वांट यूनाइटेड countries. They don't want countries which are very large, very powerful with lot of natural resources. अफ्रीका जैसे नेचुरल रिसोर्सेज तो कहीं दुनिया में ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल. तो that is why what I understand from the example of China, as we were discussing before, कि China is so rigid अपने कल्चर के लिए और अपने लैंग्वेज के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए, वेरी रिजिड एंड वेरी हार्श कि भाई यहाँ पे चीज़ें होगी नहीं. और आपने सही बात बोली कि उस लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है. बहुत बहुत है. आप देखिए जो 2-3 जनरेशन्स बाहर रहते हैं इंडियंस, वो तो लैंग्वेज नहीं आती उनको. हाँ, नहीं, घर में भी इंग्लिश बोलते हैं. अभी तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है सर. आप बाहर की क्या बात करें, मैं इंडिया में आसपास देखता हूँ अब जो नई जनरेशन आ रही है, ऑफ कोर्स जिनके घर में हिंदी बात करते हैं वो तो बच्चे हिंदी में बात करते हैं, उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है. जिनके घर में ही माँ बाप ऑलरेडी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो स्कूल में भी जाके उनको इंग्लिश सिखाई जा रही है, सब्जेक्ट्स इंग्लिश में सिखाए जा रहे हैं एक्सेप्ट द वन पीरियड विच इज़ हिंदी, वो उनको तो बहुत दिक्कत होती है. क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस उस तरीके से होता है ना. आप जिस भाषा में बोलते हो फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपका थॉट प्रोसेस उसी में होता है. तो एक आई वुड से इट इज़ अ सटल कोलोनियलिज्म, पता भी नहीं चल रहा. सॉफ्ट कोलोनियलिज्म. सॉफ्ट कोलोनियलिज्म. तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड विद संस्कृत? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, यू वुड हैव मच मोर नॉलेज अबाउट दिस, कि ऐसा क्या हुआ कि लैंग्वेज खत्म ही हो गई इंडिया से. आई थिंक अब कुछ हजार, few thousand people now in India speak संस्कृत on a daily basis. संस्कृत का ये एडवांटेज था और एक तरीके से कुछ डिसएडवांटेज भी थे. लेट मी स्पीक अबाउट हाउ इट वाज डिसएडवांटेजेस. लाइक फॉर एग्जांपल, संस्कृत वाज अ लैंग्वेज विच वाज स्पोकन बाय द ब्राह्मण्स प्राइमरली, और राजा भी बात करते थे. मेनी ऑफ दिस किंग्स यूज्ड टू स्पीक, बट कॉमन मास में जब हम आ जाते हैं, इट वाज नॉट दैट प्रेवलेंट. Okay. It was never that prevalent in the mass. It was prevalent, but it was not. लोग इस पे मास्टरी नहीं गेन करते थे जितना ब्राह्मण्स गेन करते थे. Okay. And there were also regional languages, right? And people used to be feel comfortable कि हम regional languages में बात कर लेते हैं. एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ पाली का. आज श्रीलंका का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. आज भी लिविंग ट्रेडिशन है कि वहाँ पे कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु जो हैं, दे कैन स्पीक संस्कृत, बात कर सकते हैं, अच्छे से बात करते हैं, समझते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट टीचिंग्स कई सारे संस्कृत में हैं जी, तो वो समझ सकते हैं उसको, बात भी कर लेते हैं. बट ज़्यादा प्रेवलेंट लैंग्वेज क्या है? पाली. ठीक है. और पाली बुद्धा के पीरियड में पाली वॉज वेरी प्रेवलेंट. तो कई सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स वॉज रिटर्न इन पाली लैंग्वेज. क्लियर? तो पाली लैंग्वेज में रिटर्न था, तो पाली भी लोग वहाँ पे जानते हैं, मेनी स्कॉलर्स जानते हैं, बौद्ध भिक्षु भी जानते हैं. बट पाली से भी फर्दर डिराइव्ड है सिंहला भाषा. सिंहला का भी कई सारे लेवल्स हैं. द एंशियंट सिंहला जो ज़्यादा प्योर माना जाता है, मॉडर्न सिंहला जैसे कोई भी भाषा है, राइट? द एंशियंट वर्जन्स, द मिडीवल वर्जन्स एंड द मॉडर्न वर्जन्स. तो जेनजी वर्जन ऑल्सो. तो अगर आप सिंहला भाषा को भी देखेंगे, इट हैज़ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पाली, और पाली से भी ज़्यादा संस्कृत. ओके. मतलब आई वोंट से पाली से ज़्यादा संस्कृत, बट इट इज़ कमिंग थ्रू पाली. संस्कृत का इन्फ्लुएंस इज कमिंग ऑन सिंहला थ्रू पाली. ओके. राइट. तो आज भी हम देख सकते हैं दैट संस्कृत इज लिविंग इन अ डिफरेंट फॉर्म, एज इन द फॉर्म ऑफ सिंहला. कन्वर्ट हो चुका है पूरा. तो एलीट क्लास ऑफ पीपल ज़्यादा यूज़ करते थे, एंड पीपल यूज टू फाइंड, बहुत कंफर्टेबल है यार, आसानी से बात करते हैं, इतना टेक्निकल भाषा है, तो हम क्यों इतना टेक्निकल बात करें, हम कॉमनली बात कर लेते हैं. क्योंकि संस्कृत को लर्न करना इज डिफिकल्ट. आई वोंट से कि मतलब नॉट एज इजी एज अदर लैंग्वेजेस. आई वुड से संस्कृत लर्न करना सही है. बाकी लैंग्वेजेस का स्तर
कम है इसलिए आसान ओके, है। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। हाँ नहीं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट संस्कृत, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के मन में ये बहुत है समझ गया। कि संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज ओके है, ओके डिफिकल्ट है। संस्कृत वाज इट वाज व्हाट इट वाज। बाकी भाषाएं आसान थी कंपेयर टू संस्कृत। समझ गया व्हाट यू ट्राइंग टू बाकी से। भाषाएं का फॉर एग्जांपल समझने के लिए टाइम कम चाहिए, या बात करने के लिए यू हैव वेरी इजी, मतलब जल्दी आप उसको बात कर सकते हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लोग उसको प्रेफर करते थे। और ये क्या हो गया, लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शन का ही लैंग्वेज बन के रह गया। इंस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कई सारे इंस्क्रिप्शन है संस्कृत भाषा में लिखा गया, बट वो इंस्क्रिप्शन में रह गया, लिटरेचर में रह गया, और मंदिर में इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड ऑल उसी में रह गया। सो टू रिवाइव एनी एंशिएंट लैंग्वेज लाइक संस्कृत इज गोइंग टू बी क्वाइट अ चैलेंज। बट आइडेंटिटी आपका लैंग्वेज से ही क्रिएट होता है। आई मीन लैंग्वेज आइडेंटिटी कई सारी चीज़ों से क्रिएट होता है, बट लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आप जिस भाषा में ज़्यादा बात करते हो आपका थॉट प्रोसेस भी वहीं पे उसी में चलता है। बट हमने चाइना की बात करी, चाइना में भी जाओ बिकॉज इट्स सो वास्ट कि एक रीजन, मतलब वेस्टर्न चाइना की जो भी मैंड्रिन है और जो ईस्टर्न चाइना की, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। Yes. या सदर्न और नॉर्दर्न और सेंट्रल की में बहुत ज़्यादा अंतर है, वो भी एक चीज़ है। हाँ, आप इवन कोई भी भारतीय भाषा भी देख सकते हैं। मैं वही कह रहा था, वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न यूपी देख लीजिए, उसकी डायलेक्ट में बिल्कुल फर्क आ जाता है। जैसे मैं तमिलनाडु का एग्जांपल बताऊं, नॉर्थन तमिलनाडु का जो तमिल है और दक्षिणी तमिलनाडु मदुरई का तो बिल्कुल ही अलग दिखता है, अलग फील होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, बट बात करते ही वहाँ के लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि तुम तो चेन्नई के हो, या वहाँ के लोग बोलेंगे तुम तो मदुरई के हो, तुम तो तिरुनेलवेली के हो, तुरंत से बता देंगे, बिकॉज उसका स्लैंग, उसका फ्लेवर सब अलग है, ऑल तो भाषा सेम है, राइट। तो ये था। आपने डेनमार्क में जैसे बात करी थी कि इंडियन वैदिक कल्चर दिखता है, पशुपति की आपने बात करी थी, सेम एज इंडस वैली। तो और भी यूरोप में ऐसे कहाँ कहाँ है जहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ इंडियन वैदिक कल्चर दिख सकता है, अगर आप और बता सके तो? देखिए, कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता सही शब्द है वैसे बोला जाए तो, कई सारे देवी देवताओं का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो थे 2000 साल पहले। मतलब कई सारे यूरोपियंस इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अरे ये तो पेगन कल्चर है, पेगनिज्म को बहुत ही डिराइड करके देखा जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। अरे पेगनिज्म तो बकवास है, एक गॉड को वर्शिप नहीं करते थे, वन गॉड एंड वन मैसैया या वन प्रॉफिट या वन सन ऑफ गॉड, ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या है, पेगनिज्म क्या है, नॉनसेंस है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत है यूरोपियंस के बीच में, कई हद तक अमेरिकन के अंदर भी है। बट अगर आप 2000 साल के पीछे का हिस्ट्री अगर आप ध्यान से देखेंगे इन रीजन्स का, देन यू विल फाइंड दैट देयर वाज कई सारे ये देवी देवताओं की उपासना होती थी वहाँ पे, मंदिरें बहुत हुआ करता था यूरोप में। अच्छा, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, ये है इंद्र। इंद्र बहुत ही फेमस थे, बहुत। दूसरे थे मित्र, सूर्य, और एक थे वरुण। कई सारे देवी देवताओं में ये तीन मुझे अभी प्रोमिनेंटली याद आ रहा है। प्रॉब्ली विल हैव अनदर डिस्कशन जहाँ पे ये अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस को हम डेप्थ में कवर करें। इंद्र वॉज सो फेमस दैट हिटाइट्स यूज्ड टू कॉल हिम एज इनार। हिटाइट्स कौन थे? एक किंगडम थे इन वेस्टर्न टर्की, ओके वेस्टर्न एशिया, इन टर्की रीजन, एंड ईस्टर्न यूरोप में भी उनका इन्फ्लुएंस था, हिटाइट्स। अभी हिटाइट्स दे यूज्ड टू कंसिडर इंद्र एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इंद्र को वो बुलाते थे एज इनार। इनार सेम कॉन्सेप्ट है, दैट द गॉड ऑफ द स्वर्गा एंड ऑल दैट। एक इंस्क्रिप्शन भी पाया जाता है फ्रॉम टर्की दैट्स कॉल्ड एज द बोगास्कॉय इंस्क्रिप्शंस। बोगास्कॉय इंस्क्रिप्शन 3400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड रेफरेंस ऑफ इंद्र, मित्र, वरुण एंड नसत्या। ये चार देवताओं का रेफरेंस उस इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है। इसमें ये बताया जा रहा है 3400, सोच के देखिए 3400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्या, इन चार गॉड्स, इन चार देवताओं की को हम साक्षी मान रहे हैं। सो बेसिकली दे आर डूइंग ए ट्रांसैक्शन, संधि कर रहे हैं, राइट। एग्रीमेंट होता है तो विटनेस बुलाते हैं ना कि भाई तुम विटनेस हो, तुम विटनेस खड़े रहो, देखो हम क्या कर रहे हैं। तो इन चार देवताओं को विटनेस की तरह देखा जा रहा था बिटवीन द हिटाइट्स एंड द मिटानीस। हिटाइट राजा और मिटानी राजा, दो राजा थे, इनके बीच में जो संधि हो रहा है, दीज 4 गॉड्स, उनको बुलाया जा रहा है, इन्वोक किया जा रहा है कि आप चार साक्षी हो, देख लो हम जो कर रहे हैं।
अच्छा, वाओ। अभी अगेन एकेडमिकली लोग, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से प्रमोट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं एक्चुअली वहीं से तो आर्यंस आए हैं, तो वहीं पे तो दिखेगा, अच्छा, हाँ, वहीं ओके। पे तो दिखेगा, बोला जाएगा। बट अगर इफ़ यू सी फ्रॉम दी एंटिक्विटी, कितना प्राचीन है वैदिक शब्द मित्र, और वैदिक कल्चर में जो मित्र है, और सबसे प्राचीन रेफरेंस मित्र के लिए वो यहीं से है, भारत से है। इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है ये आइडेंटिटी, ये अंडरस्टैंडिंग, ये वर्शिप मेथोडोलॉजी कैरी फॉरवर्ड हो के इट लैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये मित्र इतने फेमस थे दैट राइट इन द सिटी ऑफ लंदन, वहाँ पे मित्र की उपासना होती थी। देयर इज अ 2000+ year old टेम्पल ऑफ मित्र फाउंड राइट नियर टू बकिंगम पैलेस। व्हाट? बकिंगम पैलेस से 2 से 3 किलोमीटर दूरी में है। अगर आप गूगल में सर्च करके देखेंगे, इट्स कॉल्ड एज लंदन मित्रेयम। ओके, तो इट्स एन एंशियंट मित्रा टेम्पल बट राइट इन द हार्ट ऑफ, इट्स स्टिल देयर। स्टिल देयर, म्यूजियम है वहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं। बट अगेन एकेडमिक्स में कई सारे लोग इसको प्रमोट करेंगे कि ये तो यूरोपियन मित्र थे ओरिजिनली, वहीं के हैं। हाँ, तो वो और वहाँ तो इंडियंस ने होंगे। यहाँ पे, मतलब आर्यंस जब आए थे, दे कैरीड फॉरवर्ड इट फ्रॉम देयर एंड ऑल दैट। बट इसका क्या है, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इट वॉज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम देयर टू हियर, रादर यहाँ से वहाँ गए हैं, उसका ज़्यादा एविडेंस हम देख सकते हैं। अभी हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ ग्रेट वी वर। तो हमारे यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात करी जाती है वो थी हमारी साइंस। तो कितनी एडवांस्ड थी उस समय में हमारी साइंस, उसके भी आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? देखिए, इनोवेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा था, बहुत ही इनोवेटिव थे हम, राइट। और चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, कि एक एक फील्ड ऑफ नॉलेज में अगर आप देखेंगे, इट वॉज सो एडवांस, मतलब कोसों एडवांस था कंपेयर टू मेनी अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। एस्ट्रोनॉमी ले सकते हैं, फिजिकल साइंसेस हो, या सर्जरी बाय सुश्रुत हो, जो भी ले लीजिए। बट सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो अभी मेरे मन में आ रहा है वो है ग्रेविटी व्हील। ओके। अभी ग्रेविटी व्हील क्या था, जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। न्यूटन, यस। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा एंड ही फाउंड द ग्रेविटी। बट ग्रेविटी ऑलवेज एक्सिस्टेड, ऐसा नहीं कि उन्होंने डिस्कवर किया, एग्जिस्ट तो करती इट थी। एक्सिस्ट कर रही है। एंड ही ब्रॉट इट आउट इन अ Scientific साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ताकि लोग उसको समझ पाए। तो वाज इट एक्सिस्टिंग, क्या उनके पहले किसी ने इसको अच्छी तरह से समझा था? बिल्कुल समझा था। आप भास्कराचार्य के राइटिंग्स देख सकते हैं। भास्कराचार्य अपने किताब में लिखते हैं ऑफ अ स्पिन व्हील, ठीक है, जो ग्रेविटी से ऑपरेटेड है। और इतना अमेजिंग है, लोग जनरली विंड टेक्नोलॉजी को जैसे विंड एनर्जी, राइट, जो विंड से पावर जनरेट करते हैं, सोलर पावर जनरेट होता है। बट एक कॉन्सेप्ट जो आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है ग्रेविटी व्हील। ग्रेविटी व्हील मतलब क्या है, आप एक व्हील बनाओ, व्हील में यू फिट बॉटल्स, ठीक है, और एक एक बॉटल को आधा भर के रखो। और जब इसको मूवमेंट में डाला जाएगा तो पहले ऊपर वाले बॉटल में पानी मूव होगा, मूव होते ही ये प्रेशर आएगा, प्रेशर देगा, तो ये नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे बॉटल में जैसे ही वो ऊपर आता है, यहाँ पे पानी इस तरफ है तो ये शिफ्ट होगा, शिफ्ट होते ही ये प्रेशर फिर से देगा, तो वो और ये हमेशा घूमता रहेगा। इसमें से आप एनर्जी निकाल सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट भास्कराचार्य ने अपनी किताब में लिखी है कि ऐसे एक व्हील आप बना सकते। और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सीक्रेटिव है, इट इज़ नॉट मेंट टू बी फ्रीली शेयर्ड आउट। बट चलो आज तो सोशल मीडिया आ चुका है, दीज बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल। तो द थिंग इज, हमारे एंशियंट इंडियंस जो हमारे विद्वान थे, हमारे स्कॉलर्स थे, इतने एडवांस थे कि शायद हम उनके जो राइटिंग स्टडी करेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कोसों एडवांस थे। मतलब सो एडवांस कि एक्लिप्स प्रेडिक्शन से लेके कैटरैक्ट सर्जरी से लेके व्हाट नॉट। अच्छा, एक्लिप्स प्रेडिक्शन भी? हाँ, तो अभी कैसे हो रहा है, अभी प्रयागराज में। अच्छा, हाँ, यस यस। दे यूज्ड टू से कि कब ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है। कैटरैक्ट सर्जरी हुई, या कैटरैक्ट सर्जरी हुआ करता था, सुश्रुत संहिता में लिखा है। सुश्रुत बोलते हैं कि कैसे कैटरैक्ट्स को रिमूव किया जाता है। सुश्रुत ही वॉज एन एक्सपर्ट इन कैटरैक्ट सर्जरी। सोच के देखिए, कितने समय पुरानी बात बता। ये करीब 2500 से भी ज़्यादा पुराना। और जो आप व्हील ऑफ ग्रेविटी की बात, अराउंड 1000 साल के आसपास। वाओ। या तो पॉइंट ये है कि ये सारे डिस्कवरीज, सारे एडवांसमेंट्स छुपाए गए हैं
या इसको दबाया गया है या डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है। हमें इसको बाहर निकाल के आना है, बाहर निकाल के इसको प्रमोट करना है, तब लोग कनेक्टेड फील करेंगे कि भाई मैं हमारे सिविलाइजेशन बहुत ग्रेट है भाई। Yes. और कुछ टाइम के लिए वी वर फेसिंग अ डाउनफॉल, बट नाउ इट्स टाइम टू बाउंस बैक। ये सारी चीज़ें आई थिंक हमारे एजुकेशन करिकुलम में भी हमें पढ़ानी चाहिए कि ऐसा हमारे भारत में हुआ करता था। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि हम Yes. ऑलरेडी कितना साइंटिफिकली आगे थे और कितना Yes. ग्रेट थे हम। यस तो ये सारी चीज़ें जब तक पब्लिक इसको जानेंगे नहीं, देखिए काम बहुत बाकी है एजुकेशन सिस्टम से लेके द वे दिस कंट्री रन्स, बहुत काम बाकी है, बट वी हैव टू डू इन आवर ओन लेवल जितना हो सके, वी हैव टू टेक दिस मोमेंट अहेड। थैंक यू चंद्रू जी सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आपने इतना कुछ जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी, आई होप लोग जो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझे, सीखे, हमारे कल्चर ट्रेडिशन को कैसे इंटैक्ट रखना है वो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखे, तभी आई थिंक हम जो ग्रेट भारत की ग्लोरी थी वहाँ तक वापस पहुँच सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, एंड विल डू अनदर एपिसोड विद यू कवर्ड दीज टॉपिक्स मच डीपर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।